फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सीटीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की कलेक्शन मैं डेली लेकर आती हूं और 30 क्वेश्चंस के सेट पूरा रहता है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल पर रहे तो चैनल से जुड़ जाएगा, ये आप सभी के लिए ही ये डेली क्लासेस होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान में दक्षता। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है और एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होगा तो वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभरेगा और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, और वह छात्र छात्राओं की जो है समस्याओं का समाधान भी शिक्षक के आसानी से कर सकता है। तो धैर्य एवं दृढ़ता ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। फ्रेंड, जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद रखा करिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने की निम्न में से कौन सी तरीका बेहतर हो सकता है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। नेक्स्ट है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो ये तो निगेटिव हो गया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, साथ ही अपने बच्चों का अनुभाग। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी, जहाँ पर कि जो बच्चे जिसको प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को उसको जानना कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि सामूहिक पठन करते हैं और कुछ है कि चुपचाप बैठा है, तो यानी जो चुपचाप बैठा उसमें क्या परेशानी, उसको क्या है, उसकी परेशानी को जानना और शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उसमें क्या होता है। यहाँ पे पियाजे का दिया गया है, पियाजे की थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रारंभ, ये दो पॉइंट्स आप सभी को मैं क्लियर कर देती हूँ अभी, कि औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक और संवेदी गामक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं पियाजे की हैं। लेकिन प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था। लेकिन तार्किक रूप से सोचने लगता है, अगर प्रश्न बन जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। यानी तार्किक रूप से वो परिपक्व हो गया है सोचने के लिए, तो वो हो जाएगा औपचारिक। लेकिन यहाँ पे चिंतन प्रारंभ के लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बेसिक से पॉइंट्स है, अगर आप याद रखेंगे तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे कि कैसे एक एक नंबर आपको इकट्ठा करना है। यहाँ पे देखना कि चिंतन प्रारंभ करने की बात करेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तार्किक रूप से परिपक्व हो चुका है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा जा रहा है कि मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोझ या फिर समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संशोधन करने का बेहतर तरीका इसमें से कौन सा है। ऑप्शन से महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, नेक्स्ट है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जो बच्चा जिस अकॉर्डिंग सीख सकता है उसके आधार पर शिक्षण पद्धति अपनाना, जिससे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है यहाँ पर छात्र को पूर्ण रूप से वह चीज समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह चुका है कि प्राथमिक स्तर पर कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करना, और अवसर प्रदान करना हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
नंबर 7 जो कि पियाजे से ही संबंधित है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के क्वेश्चंस में ही आपके आंसर छिपे हुए। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होता है? जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है, यानी 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था। कहीं कहीं पे आप सभी को यहाँ से 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच भी देखने को ही मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। तो यहाँ पे आपका एज भी दे दिया है, अवस्थाएं भी दे दी गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी विशेषताएं भी दी गई है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो चाहिए। 7 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान को स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आधुनिक परीक्षार्थियों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, उसके साथ ही वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया कर शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऑप्शन तो आप सभी के जो है लंबे वाले क्वेश्चन सही होते हैं, आप यही सब ट्रिक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स लंबे ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट उसके जो है कंटेंट क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, अंतःक्रिया करने की बात की गई है, उदाहरण की बात की गई है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक जो है प्रक्रिया है, सीखना स्वदेशी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया है। आप यही सोचते होंगे कि इसमें से कोई और आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये देखा करिए कि क्या इसमें पूछा गया, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। और वहीं पे आपके, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र वो स्थान नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है हर एक माहौल से कुछ ना कुछ सीखता है, हर एक स्तर पे सीखता है, अपने परिवार से ही वह सीखना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नहीं पूछा है तो नहीं के साथ नहीं वाला ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सफलता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से जो सहयोग उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और साथ ही श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं शब्द देखा करिए, वरना आपके कितने भी क्वेश्चन आते रहे वो गलत होने वाले हैं। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना। तो यही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है और उसी का उसका राइट आंसर होगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालने का सामाजिक मनोविज्ञान में कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय, कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर और खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो होता है उसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छे से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे कहा जा रहा है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके द्वारा कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, जिससे क्या होता है बच्चे का माइंड जो होता है डेवलप करता है, यानी अभिप्रेरित होता है बच्चा, तभी कोई प्रश्न पूछता है। और अभिप्रेरित हो रहा है यानी कि वो अपने अनुभव को और अधिक प्रेरित होकर तो वो चीज़ सीखना चाह रहा है, अधिगम कर रहा है, अपनी रुचियों को, इंटरेस्ट को दिखा रहा है कि हमें इस चीज़ में जो है इंटरेस्ट है। तो यानी बच्चे का जो प्रश्न पूछना, इससे बच्चे होते हैं अभिप्रेरित होते हैं, शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा है तो उसके देख लेते हैं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछा और यहाँ पे रटना हमेशा निगेटिव होता है। तो मैंने एक पॉइंट आप सभी को बताया होगा पिछले वीडियो में, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, वो सभी आप सीटेड का होगा तो वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कहा है कि जो भी निगेटिव टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव, हमेशा जो निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका हमेशा निगेटिव ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसके बारे में, मतलब ये किसके बारे में वो पॉइंट्स कही जा रही है।
तो ये जो है पियाजे की है और उसके साथ ही इन्होंने वैज्ञानिक भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी एक लाइन का क्वेश्चन था, तो इसलिए क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती घर में, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अवसर शब्द दिया है तो फटक से आप यही लगा दें, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिले कि उनके विद्यालयों विचारों को विद्यालय में जो है मान्यता मिलती है। ये कभी कभी क्या होता है, बच्चा को आप बच्चे हैं घर में, आप कोई बात रखते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, तो आप अपनी बात तो सोचते हैं बहुत ज़्यादा, 2 से 3 बार डांट देंगे तो आपके मन में ये होगा कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर आप विद्यालय में जाकर टीचर्स से बोलते हैं तो आपके कुछ टीचर्स होते हैं आपके फेवरेट होती हैं, तो आप क्या करते हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, तो आपको विद्यालय में अच्छा लगता है और बात में विद्यालय में आप बोलते भी हैं, तो वहाँ पे आपके विद्यालय में यानी आपके विचारों को जो है वहाँ मान्यता दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, उसके साथ ही जो है शिक्षा मनोशास्त्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति का पैना बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के प्रति जो है वो रुचि पैदा करती है। अभिप्रेरणा, इंटरेस्ट कब होता है, अभिप्रेरित कब होते हैं? जब आपको उसमें रुचि हो तभी आप उस चीज़ को करने या उस चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली एक और संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या फिर शिक्षण पद्धति का पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ पे कहा जा रहा है कि निचली कक्षाओं में, निचली कक्षा यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पे कहा जाए कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर कई नई जो स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन कि यह जो है किससे संबंधित है? सीखने के प्रभाव का नियम है, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सीखने की तत्परता का नियम है, या सीखने का सादृश्य नियम है। 21 के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो सीखने की सादृश्यता नियम है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही आप सभी को बताइए इसमें बच्चा क्या होता है, वो नवीन परिस्थिति की समस्या के उपस्थित होने पर भी उससे मिलती जुलती परिस्थिति को जो है वह स्मरण करता है और वह पहले से अनुभव यह कर चुका है, इसलिए ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो समस्या को अपने आधार पर उसकी परिस्थितियों को ढालता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को ऑप्शन नंबर डी में यानी सीखने की जो सादृश्यता नियम है उसको इंडिकेट करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना, जो कि नहीं के साथ नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का जहाँ पे कहा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। नेक्स्ट है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कभी भी आपको अलग नहीं बैठाना है, उन्हें उन बच्चों के साथ बैठाना है जहाँ पे कोई जानता भी हो और कोई नहीं भी जानता है। बच्चा कम जानकार भी है तो भी सबको साथ में बैठा, ताकि बच्चे को ये फील ना हो कि हमें जो उसका अकेला फील ना हो या फिर ऐसा ना फील हो कि हमें बिल्कुल जो है निम्न समझा जा रहा है। तो बच्चे को विशेष आवश्यकता वाला अगर बच्चा है तो उसे अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाना उचित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जहाँ पे कहा जा रहा है कि आकलन में को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और अशैक्षिक। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसका लॉन्ग ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा यही है। तो फ्रेंड्स सही बात है, यही है। शैक्षिक और अशैक्षिक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लॉन्ग ऑप्शन देखकर भी इस पर कभी टिक मत करिएगा, बस उसके ऑप्शन को समझने के उसका ऑप्शन सही है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्लेक्सिया किसी से संबंधित गणितीय विकार
विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास या फिर मानसिक विकास। तो आप सभी को बता दें यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन से इस अधिगम विकार से यानी जो है जरूर क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पठन विकास से संबंधित है डिस्लेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका निभानी चाहिए और यहाँ पे अग्रोन्मुखी होनी चाहिए या सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकारात्मक। तो नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो जो निगेटिव अगर उसको आप काट देंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन के आंसर मिल जाने वाले हैं। अग्रोन्मुखी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जहाँ पे दिया गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसी से संबंधित है, यानी कि विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो है वो क्रम से चलता है, पहले गर्भावस्था फिर उसके बाद, क्योंकि जो है गर्भ में जब बच्चा भ्रूण के रूप में आ जाता है तभी से उसका विकास होना स्टार्ट कर देता है। जैसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाओं में विकास एक क्रमिक रूप से चलता रहता है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पे सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये सभी आप सभी को पता ही होगा कि किस एज में जो होता है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ उठना बैठना समलिंगी के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो ये भी क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए चैनल से जुड़ जाएगा, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और चैनल पर नए चैनल से जुड़ेंगे तो आप सभी का सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। साथ ही जो भी अब आपको लगेगा कि इस हिंदी का लाना है तो हिंदी के भी वीडियोस मैं लेकर आऊंगी, बट आपका कमेंट्स आना चाहिए। बाय बाय।